नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में मिड कैप्स की पार्टी जारी, लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड हाई पर इंडेक्स। सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी 18,750 के पार। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज दिख रही है जान। एचडीएफसी लाइफ 6% ऊपर, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, न्यू इंडिया एश्योरेंस भी 3% तक ऊपर। एमएचसीवी और एलसीवी सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ने की गाइडेंस के बाद अशोक लीलैंड में जोरदार तेजी, शेयर 6% उछलकर 52 हफ्तों की नई ऊंचाई के करीब। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज रौनक। ट्रांस अमेरिका ने टीसीएस के साथ $2 बिलियन की डील खत्म की, शेयर करीब 1% नीचे, लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स में रौनक। कल्याण ज्वेलर्स के करीब 6.5 करोड़ शेयरों में ब्लॉक डील, शेयर 10% से ज्यादा ऊपर। कंपनी ने इस हफ्ते 4 बड़े एफआईज से की थी मुलाकात। और आईक्यू लाइटिंग की धमाकेदार लिस्टिंग, करीब 40% प्रीमियम पर लिस्टिंग। 285 इशू प्राइस के मुकाबले 396 पर हुआ लिस्ट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार का आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन में मूड बेहतर दिखाई दे रहा है। तेजी के साथ मार्केट्स में ट्रेडिंग हो रही है। बैंक निफ्टी जो लैकलस्टर था पिछले 3 सेशन से, वहां भी रौनक लौटते हुए दिखाई दी है। तो फटाफट से एक एक करके इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तेजी में निफ्टी दायरे में भली है, लेकिन पॉजिटिव बास के साथ ट्रेडिंग हो रही है। 70-75 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। 18,750 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश। बैंक निफ्टी में 350 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर 44,100 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की हो सकती है, तो वो लेवल्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो यहाँ पर जोश हाई है, रिकॉर्ड हाइस पर इंडेक्स आज भी आधा % की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए इनफैक्ट अब डेज हाई पर आ चुका है और आधा % से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए आज के सेशन में 1% तक की मजबूती दोनों ही इंडेक्स में देखने को मिल रही है। फटाफट से दिखाते हैं आपको मार्केट की ब्रेथ जो कि पॉजिटिव है। अगर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स डेज हाई पर है तो मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव होगी। लगभग 2000 स्टॉक जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं, 880 स्टॉक से जो कि गिरकर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। हुआ क्या है अब तक मार्केट में, उसका एक ब्यौरा लेंगे, लेकिन फटाफट से पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज। और शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट्स के साथ, जहां पर तेजी के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ जापान की जो मीटिंग थी वहां पर रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ये डेवलपमेंट रही। और उसके बाद एशियन मार्केट्स में सिर्फ एक ताइवान है जो थोड़ा सा नीचे है, बाकी सभी बाजारों में 1% तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, क्योंकि आज निकाई 0.1% ऊपर है, कॉस्पी 0.1% ऊपर है, हैंग सेंग 1% की मजबूती दिखा रहा है और शंघाई में भी 0.1% की तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स ऑल्दो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, 17 अंक नीचे कारोबार करते हुए। नेस्डैक का फ्यूचर में भी सिमिलर रुझान, यहाँ भी 18 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट और सुस्त आज के सेशन में दिखाई देंगे। अब स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। 5paisa.com के रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है। रुचित नमस्कार, स्वागत है आपका। रुचित से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लें, उससे पहले फटाफट से अब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। उसके बाद रुचित के ट्रेड्स को भी समझेंगे। दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार निफ्टी 18,750 के पार है, बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर है और मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, मेटल स्टॉक्स यहाँ बाइंग देखने को मिल रही है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स में जाएंगे तो होटल स्टॉक्स, एफएमसीजी शेयर्स, शुगर स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी शेयर्स, यहाँ पर खरीदारी का रुझान बना हुआ है। थोड़े लेगार्ड आज के सेशन में अगर कोई पॉकेट्स हैं तो उसमें है आईटी, रियल्टी और ऑयल एंड गैस। तो ये है फिलहाल अब तक की हाइलाइट्स। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड हम देख रहे हैं अभी भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट कल की ये भी सेशन में भी जो हमने वीकली एक्सपायरी डे पे थोड़ा करेक्टिव मूव देखा था वो सिर्फ बैंकिंग तक ही सीमित था, बट बैंकिंग के अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में कोई ऐसा करेक्शन नहीं था और वो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो आई थिंक जब तक कोई रिवर्सल्स के संकेत नहीं आते तब तक बेहतर है ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड करे। 18,650 अब निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहलाएगा इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वहां पे राइजिंग चैनल का सपोर्ट है। तो कोई भी पोजीशंस जो लॉन्ग्स है इंडेक्स फ्रंट पे 18,650 आई थिंक जब तक नहीं टूटता है तब तक बायसनेस पॉजिटिव रखे। 18,650 अगर टूटता है तो फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आगे चल के एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए, तो इंडेक्स पर राय आपको मिली है। अब स्टॉक्स बताइए कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आपने?
विद इन द मिड कैप स्पेस आई थिंक फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। एलेंबिक फार्मा हमें यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, जिसने रिसेंटली काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। तो करंट लेवल्स पे 615 के आसपास एलेंबिक फार्मा में खरीदारी की सलाह है, 590 के स्टॉप लॉस रख के 650 से 660 के टारगेट रेंज के लिए। ओके, और दूसरा ट्रेड आपकी ओर से? फिलहाल आज एक ही ट्रेड रहेगा मेरी ओर से। ओके, तो एक ही ट्रेड आपको रेकमेंड कर रहे हैं, एलेंबिक फार्मा डेज हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं 660 के लाइकली टारगेट्स के लिए। 590 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने और दिखाते हैं वो पॉकेट्स जहाँ पर तेजी है। आउट परफॉर्मेंस तो मिड कैप इंडेक्स दिखाई रहा है, डेज हाई पर ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करते हुए। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं फाइनेंशियल स्पेस के साथ ही, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं एनबीएफसीज के साथ, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के साथ इनफैक्ट, जहां पर ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों में ही हम बाइंग देख रहे हैं मिड कैप स्पेस में। अशोक लीलैंड 5% ऊपर खबरों के बेसिस पे, एक्साइड 4% ऊपर आ चुका है, शैफलर इंडिया 5% ऊपर और 4.5% की तेजी आपको मिंडा कॉप में देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो एनबीएफसीज देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मनापुरम, एमएफएसएल, जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पर तेजी है 3% से लेकर 5% तक के अप मूव्स इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। बैंक्स प्राइवेट हो या सरकारी, छोटे बैंकों में थोड़ी खरीदारी है आज के सेशन में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, आज भी 2.5% ऊपर। कैनरा बैंक 2.5% ऊपर है। पंजाब नेशनल बैंक में 0.3% का अप मूव और आरबीएल बैंक 4% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए। हेल्थ केयर स्पेस में वो शेयर्स जो तेजी दिखा रहे हैं उसमें वॉकहार्ट है 11% की तेजी, शेल्बी में 8% का अप मूव, बजाज हेल्थ केयर 7% ऊपर, पिरामल फार्मा भी 4.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एफएमसीजी में जहां बाइंग है उसमें इमामी, पराग मिल्क, पतंजलि और बेक्टर फूड्स है, यहाँ 1.5% से लेकर 7% तक के अप मूव आज के सेशन में है। केमिकल स्टॉक्स दिखाते हैं, यहाँ भी हमने कंसिस्टेंटली बाइंग इंटरेस्ट देखा है। तिरुमलाई केमिकल 3.5% ऊपर, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 3% ऊपर है। पंजाब केमिकल्स, बेयर क्रॉप साइंस में भी 3% तक की तेजी है। लास्ट में दिखाते हैं शुगर स्पेस, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है और शुगर में आज के सेशन में मगध शुगर 6% ऊपर, उगर शुगर में 5% की तेजी, उत्तम शुगर 3.5% ऊपर, बजाज हिंदुस्तान 2.25% ऊपर कारोबार करते हुए। तो शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में हम देख रहे हैं, काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। तो आइडियाज तो इनफैक्ट काफी हैं आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में, जहां पर बायर्स इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन बात करेंगे आईटी की। अगर आज कहीं प्रेशर या थोड़ा लेगार्ड कोई पॉकेट दिख रही है तो वो टीसीएस है, और स्पेशली आईटी पैक में टीसीएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी है। डेज लो पर टीसीएस आकर ट्रेड कर रहा है। दरअसल ट्रांस अमेरिका के साथ $200 करोड़ की डील खत्म होने के चलते टीसीएस का शेयर नीचे आया है। इस डिटेल को समझते हैं, हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद है। हर्षदा, बताइए कितनी इंपॉर्टेंट थी ये डील टीसीएस के लिए और कितना रेवेन्यू कंपनी फेच करती थी इस डील से, क्या और डिटेल्स हैं? देखिए, ट्रांस अमेरिका एक बड़ा क्लाइंट था, $2 बिलियन के ऊपर वाला ये डील थी, 10 सालों की डील थी। जो हम सब जानते हैं कि टीसीएस लार्जली इस तरह के बड़े सौदों को प्रेफर करती है और हर बड़ी आईटी कंपनी प्रेफर करती है। अब आज स्टॉक में दबाव इसीलिए है क्योंकि ट्रांस अमेरिका दरअसल कह रहा है कि वो टीसीएस के साथ ये डील 10 सालों तक पूरी नहीं करते हुए दिखाई देंगे। 5.5 साल हुए हैं दरअसल इस पर्टिकुलर एंटिटी को, टीसीएस को सर्विस करते करते। टीसीएस ने भी इस पर दरअसल बयान दिया है कि हम एमिकेबली बिछड़ रहे हैं। दरअसल करंट मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते ट्रांस अमेरिका और इस तरह के दूसरे क्लाइंट्स अपनी कॉस्ट कटिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ट्रांस अमेरिका ने बेसिकली ये कहा है कि अब तक हम ये काम आउटसोर्स करते थे, टीसीएस जैसी कंपनियों के साथ करते थे, लेकिन यहां से आगे ये काम अपने इन हाउस ही करना बेहतर समझ रहे हैं क्योंकि वहां पर कॉस्ट बचता हुआ दिखाई देगा। इसी के मद्देनजर इन्होंने ये $2 बिलियन की डील कैंसिल की है। हालांकि ये इंस्टेंटली कैंसिल नहीं होगी, इसमें करीब 24 से 30 महीने और लगेंगे। एक ट्रांजिशन पीरियड होगा, टीसीएस उनकी मदद करेगा उस पर्टिकुलर एंटिटी को तैयार करने में और फिर ये पूरा काम उनको सौंपा जाएगा। तो टेक्निकली अगर आप देखें 10 सालों में से 8 साल टीसीएस इस डील को सर्विस करता हुआ दिखाई देगा और आखिरी 2 सालों में दरअसल ट्रांस अमेरिका अपने आप ही उस बिजनेस को संभालने वाला है। लेकिन स्टॉक में दबाव इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस तरह की जब लॉन्ग टर्म डील्स कोई भी कंपनी, आईटी कंपनी साइन करती है, वो यूजुअली रिन्यूअल के लिए आते हैं। अब क्लियरली ट्रांस अमेरिका और इस तरह के क्लाइंट्स के सामने विजिबिलिटी है नहीं कि करंट मैक्रो एनवायरनमेंट कितना और बिगड़ सकता है या फिर ये करंट माहौल कितनी देर तक खिंचता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए ये सौदा वो दरअसल स्क्रैप कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और यही वो दिक्कत है जो दरअसल टीसीएस पर भारी पड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर विजिबिलिटी थी कि इनके रिन्यूअल के आने की, वो होगा नहीं।
तो उसी को लेकर सवालिया निशान है। इनफैक्ट कॉग्निसेंट के मैनेजमेंट ने भी जो नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में खासा पेन देखने को मिल रहा है और टीसीएस का ये इंश्योरेंस क्लाइंट डील से बाहर निकलना वो क्लियर कट सिग्नल है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि सिचुएशन शायद और भी गंभीर होती हुई दिखाई दे सकती है आगे। ओके, शुक्रिया हर्षदा आपका ये डिटेल बताने के लिए। तो डील खत्म होने का तो इम्पैक्ट है ही, लेकिन इस तरीके की खबर सेंटिमेंट्स भी काफ़ी ख़राब करती हैं, ना ही सिर्फ टीसीएस की बल्कि अक्रॉस द इंडस्ट्री। स्टॉक डेज लो पर है। रुचित, क्या व्यू आपका इन लेवल से? जी, इनफैक्ट दीपाली जी आप देखेंगे तो जब पिछले रीसेंट क्वार्टर में इन्फोसिस के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट हुए थे, उसके बाद से ही आईटी स्टॉक्स के जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और अभी भी यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस कंप्लीट होने का कोई नो साइंस नहीं है। सो हमें लग रहा है कि मे बी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जब तक नहीं आ जाते तब तक इन्वेस्टर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस या ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हम ये स्टॉक्स में नहीं देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्टिव फेज स्टॉक में कंटिन्यू रह सकता है। ओके, चलिए, तो ये व्यू टीसीएस पर 3164 के मौजूदा लेवल्स स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। वहीं निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा का कहना है कि आईटी सेक्टर की तस्वीर 4 से 5 महीने में साफ होगी, लेकिन अभी ज्यादा अंडरवेट नहीं होना चाहिए। अगर 10% करेक्शन हो तो आईटी में निवेश किया जा सकता है। जिसको खरीदने का वक्त शायद दिवाली के आसपास होगा, उस वक्त हमें तक आई थिंक अगले 4-5 महीने में हमें पता चल जाएगा अंदाजन के यूएस इकोनॉमी में हो क्या रहा है और क्लाइंट कैंसिलेशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो जुलाई में, थोड़ी कमेंट्री उस लेवल पे चालू हो जाएगी। तो अभी देयर इज नो नीड टू गेट इन अ हरी इज माई सेंस। देयर इज नो नीड टू बी मैसिवली अंडरवेट एज वेल। अगर मार्केट का वेटेज 12-13% है, आप 200-300 बेसिस पॉइंट अंडरवेट रह सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ से अगर आपको 10% और नीचे मिल जाए, यू कैन सर्टनली स्टार्ट निबलिंग। टीसीएस के अलावा एक और स्टॉक है जो फोकस में है और वो है अशोक लीलैंड। हालांकि यहाँ पर तेजी का एक्शन देखने को मिल रहा है दरअसल, और साथ ही एक और स्टॉक है वो है कल्याण ज्वेलर्स का, जहां पर जोरदार चमकाश देखने को मिल रही है। दोनों स्टॉक्स में क्या है तेजी के कारण बताने के लिए मेरे सहयोगी यतिन मोता मौजूद हैं। यतिन, बताइए क्या क्या वजह दोनों स्टॉक्स में तेजी के? सबसे पहले दीपाली बात करेंगे अशोक लेलैंड की, जिन्होंने अपना इन्वेस्टर डे रखा था। बहुत सारे एनालिस्ट से उन्होंने बातचीत की, 2-3 चीज पे उन्होंने फोकस किया। सबसे पहले मार्जिन्स पे उनको लगता है कि जो इनके कमर्शियल व्हीकल कारोबार हैं, यहाँ मार्जिन्स अच्छी तरीके से इंप्रूव होकर आएंगे। दूसरा, डिफेंस कारोबार में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं अशोक लेलैंड को लगते हुए, वहाँ 80% विन रेशियो है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस कारोबार में भी अच्छा बिजनेस मिलता हुआ कंपनी को दिखाई पड़ रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है मार्केट शेयर का, जहां उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया। इनफैक्ट लाइक कमर्शियल व्हीकल्स में भी इनको लगता है नॉर्थ और ईस्ट में जिस हिसाब से मांग बढ़ रही है, उनका मार्केट शेयर इंप्रूव होना चाहिए। तो ओवरऑल जो मार्जिन का गाइडेंस दिया, जो बिजनेस का गाइडेंस दिया, अगले 1 साल तक कमर्शियल व्हीकल्स में डिमांड की कोई कमी नहीं है, इस प्रकार की लैंग्वेज के बाद स्टॉक में अच्छा खासा 5-6% का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रोकरेजेस की अगर आप माने तो 175-180 तक के टारगेट्स भी यहां आपको देखने को मिले हैं। दूसरा स्टॉक जो आज फोकस में है वो है कल्याण ज्वेलर्स। लगभग 6.5 करोड़ शेयर्स की आपको डील प्री ओपन सेशन में होती हुई दिखाई पड़ी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और इस डील के बाद स्टॉक में लगभग 10% की तेजी पाई गई। ऑब्वियसली जो 6.5% हिस्सेदारी बिकी है, 6-6.5% की, शायद प्रमोटर ने बेची है, वॉबुक पिंकस ने बेची है, ये अभी तक हमको पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा बड़े एफआईज कंपनी को इस हफ्ते मिले थे। तो कहीं ना कहीं एक स्पिल ओवर डिमांड आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस काउंटर में, और यहाँ से भी अट्रैक्शन अच्छा खासा दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन। थैंक यू यतिन, डिटेल्स शेयर करने के लिए। दोनों स्टॉक्स एक्शन में है, ले लेते हैं रुचित का भी। रुचित, बताइए, इन ऑलरेडी एक तेजी का एक्शन हम देख चुके हैं, अब क्या व्यू इन लेवल से अशोक लीलैंड और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स? इनफैक्ट दोनों पे ही व्यू पॉजिटिव है। अशोक लीलैंड हम देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में ऑटो स्पेस में काफी अच्छी तेजी हुई है, बट रिलेटिवली ये स्टॉक ने दूसरे स्टॉक के कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म किया था। अब कहीं ना कहीं वो कैचअप मूव हमको दिख रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये प्राइस अप मूव है। सो 172 के आसपास इनिशियल हर्डल है, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे वॉल्यूम्स हुए हैं तो प्रोबेबली आगे चल के वो लेवल्स भी क्रॉस होकर स्टॉक अपने नए हाइस की तरफ, नए हाइस पे अच्छे रिटर्न्स देना चाहिए। तो अगर आपके पोजिशनल व्यूज है तो अशोक लीलैंड डेफिनेटली खरीदारी करें। कल्याण ज्वेलर्स के आज के जो मूव आए हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, उसमें भी उसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, तो 135 के इनिशियल टारगेट्स बन रहे हैं
रिस्क रिवॉर्ड रेशो फ्रेश बाइंग के लिए अब इतने फेवरेबल नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हैं आज के मूव के बाद, लेकिन कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए और कभी कोई डिक्लाइन आता है तो लो लेवल्स पे फ्रेश बाइंग ये स्टॉक में करने के लिए देख सकते हैं। ओके, चलिए तो ये व्यू दोनों ही स्टॉक्स पर। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट चलाते हैं। क्या पंथा रुक करते हैं कुछ और खबरों का, और जल्दी भारत में सही मोबाइल हैंडसेट्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, ईयरपॉड्स और साथ ही स्मार्ट वॉच के लिए कॉमन चार्जिंग पोर्ट जरूरी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट में कॉमन चार्जर लागू करने की सिफारिश की है। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है, बताइए असीम। देखिए, बदलती टेक्नोलॉजी के पास लोगों के पास होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। लोग आजकल स्मार्टफोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स का भारी संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं और सबकी जो पोर्ट्स हैं वो अलग अलग होती हैं। जब भी लोग कोई नया डिवाइस लेते हैं तो उनको एक नया चार्जर उसके साथ लेना पड़ता है। सरकार ये चाहती है कि जब भी लोग नया फ़ोन लें या स्मार्ट वॉच लें या ईयरबड्स लें तो उनकी एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट हो, लोगों को नया चार्जिंग डिवाइस या चार्जिंग केबल ना लेनी पड़े। तो इसके लिए सरकार इस दिशा के अंदर काम करने की शुरुआत की थी। जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय उसने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक भी की थी और उसके बाद कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इसको लेकर के एक कमेटी बना दी थी, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी है और जो आईटी मंत्रालय उसको ये रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जून 2025 तक भारत में कॉमन चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू किया जा सकता है। खासतौर पर यह भी बता दूं कि यूरोपियन यूनियन भी इसको अडॉप्ट कर चुकी है। यूरोपियन यूनियन ने कॉमन चार्जिंग पोर्ट को अडॉप्ट करने का जो टाइमलाइन है वो दिसंबर 2024 रखी है और भारत भी चाहता है कि इसको अडॉप्ट कर लिया जाए और जून 2025 तक भारत इसको अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो लोगों को हर बार नया चार्जर नहीं खरीदना पड़ेगा, उनके लिए पैसे की बचत होगी। इतना ही नहीं, जो ई वेस्ट की समस्या है उससे भी कम होगी। तो जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की कमेटी है उसने आईटी मंत्रालय को इसके लिए फ्रेमवर्क जारी करने के लिए कहा है। आईटी मंत्रालय भी इस रिपोर्ट को स्टडी कर रहा है और जल्दी इस रिपोर्ट को स्टडी करके गाइडलाइंस जारी कर सकता है, एक फ्रेमवर्क जारी कर सकता है और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको निर्देश दिए जा सकते हैं कि आप जो भी डिवाइस लेकर के आए उसमें एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट हो ताकि लोगों को बार बार नया चार्जर खरीदना ना पड़े। थैंक यू असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। निर्मल बंग के नीरव छेदा, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और प्रभुदास लीलाधर के शिल्पा राउत के बीच में मुकाबला चल रहा है और आज 3:30 बजे मार्केट बंद होने पर होगी विनर की अनाउंसमेंट। लेकिन फिलहाल लेकर आते हैं पोर्टफोलियो का अपडेट। शिल्पा राउत ने रेन इंडस्ट्रीज से प्रॉफिट्स बुक किए हैं। 178 के इनके टारगेट्स थे लेकिन इन्होंने एग्जिट किया है 174.6 पर। साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ट्रेड है इनकी तरफ से, जहां से ये इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 392 के लेवल्स पर, 392.7 के लेवल्स पर। यहाँ भी इनकी खरीदारी की कॉल थी 405 के लेवल्स पर। नीरव छेदा ने PVR आइनॉक्स से एग्जिट किया है, यानी प्रॉफिट्स बुक किए हैं 1503 के लेवल्स पर। ये भी इनकी एक बाय कॉल थी 1620 के टारगेट के लिए। अब दिखाते हैं आपको मुनाफे का मीटर, क्या रिटर्न की स्थिति बनी हुई है। हालांकि तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो मुकाबला रहा अब तक वो काफ़ी कड़ा रहा और बराबरी के ही रिटर्न्स तीनों की ओर से आ रहे थे। लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे मुनाफे के मीटर में तो लीड कर रही है शिल्पा 15.5% के रिटर्न के साथ। 12% के रिटर्न नीरव का पोर्टफोलियो दे रहा है। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो भी 12% के रिटर्न लैंड कर रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।